चलो शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे हकीम अलाउद्दीन साहब ने जो कहा है, आज जिस दौर में हम हैं उस दौर के हिसाब से बाबी सित्ते ज़रूरिया की हर पॉइंट का इतना अहमियत है कि उस चीज़ के ऊपर हम घंटों डिस्कस कर सकते हैं। हवा के बारे में हमने थोड़ा सा जिक्र किया, बाद में माकूल व मशरूब, फिर हरकत बदनी। आज के दौर के हिसाब से हरकत बदनी कितना कम हो रहे हैं, उससे कितने बीमारियां बढ़ रहे हैं, ये सब हमने थोड़ा सा जान लिया। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आ रहा है कि हरकत व सुकून नफ्सानी यानी मेंटल मूवमेंट या अवेकनिंग बोलो। इंसान को, जैसे हमने पढ़ा है कि कायनात में हर चीज को अल्लाह ताला ने 4 लेयर से या 4 तासीर से लेके, 4 अखलाक से लेके, 4 मिजाज से लेके, इंसान का भी एक 4 लेयर होता है। एक लेयर है फिजिकल लेयर, जैसे अपना बॉडी जो इधर खत्म हो जाती है इंतकाल के बाद में। एक फिजिकल बॉडी, एक मेंटल बॉडी, एक इमोशनल बॉडी और एक स्पिरिचुअल बॉडी, 4 लेयर है। तो फिजिकल बॉडी को हमने मेंटेन करना सीखा फिजिशियन के तौर पे, हकीम के तौर पे। ज्यादातर लोग फिजिकल लेयर को, ये जो दिखता है उस चीज को हमने कैसे डील करना है, उसकी बीमारी क्या है, उसको कैसे हम उसको संभालेंगे, उसके बारे में हमने पढ़ चुके। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट आज के दौर के हिसाब से जो नफसानी, वो बहुत सारे लोग जो साइकेट्रिक से लेके, साइकिक से लेके, ह्यूमन साइकोलॉजी से लेके, बहुत सारे ग्रीक फिलोसफी से लेके आज की जो लेटेस्ट, जैसे फ्रॉइड जैसे लोग, जो दिमाग के जो साइकेट्री या साइकोलॉजी की जो बाप कहा जाते हैं, फ्रॉइड जैसे लोग जिसको मन शास्त्र कहते हैं, जो मन के शास्त्र की बातें करते हैं। हमने बहुत सारे किताबें पढ़ी, बहुत सारे हमने मशक हासिल भी की, जिसमें ये जो हरकत नफ्सानी व सुकून, वो हरकत क्या है, वो सुकून क्या है, नफ्स क्या है, एक्चुअली नफ्स क्या है, नफ्स नहीं नफ्स। अब वो दिमाग से कनेक्टेड, दिमाग को वेल डिफाइंड नहीं कर पाए अभी तक। दिल और दिमाग से काम किया करो बोलते, दिल और दिमाग से काम किया करो। अरे दिल से दिमाग से काम किया करो। अरे कहीं तो खामोश रहो। जो हम हमेशा जो जोर देते रहे भाई जरा दिल और दिमाग से, दिमाग से नहीं। तो दिल भी काम करता है क्या, फिर दिल का मकाम किधर है, फिर साइकिक की यानी कि साइकोलॉजी के लिए नफ्स के हिसाब से, तो उसके बहुत सारे रिसर्च हो चुके। हमारा डिस्कशन ये है कि आज तिबी इतिबार से हरकत नफसानी का क्या मतलब है, साइकोलॉजिकल मूवमेंट बोलो या दिमागी मूवमेंट। आज हम देखते हैं कि इंसान बैरूनी तौर पे मादी के इतिबार से फिजिकली बहुत ही नॉर्मल और सुकून में पाए जाते हैं, लेकिन उनके अंदर उनकी नफ्सियाती या उनकी नफ्स की जो हरकत है, उनकी जो सुकून और हरकत, उनकी बेदारी हो या गैर तबीई हालत से आज मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे ज्यादा परेशान। उसकी सबूत क्या आपको देख सकते हैं कि आज जो भी आप टीवी खोल के देखो या व्हाट्सएप खोल के देखो, हर जगह पे मेडिटेशन, योगा, अवेयरनेस यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब टॉपिक इतना हॉट टॉपिक हो चुके कि अलग अलग स्टाइल की मेडिटेशन बता रहे, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, ओके। तो ये सब चीज से एक मुख्तलिफ जगह से मुख्तलिफ डिस्कशन हो रहा है। हम अगर अपनी तिब्बी इतिबार से और दीन के इतिबार से देखें नफ्स क्या है, तो कहते हैं कि नफ्स को मारो, नफ्स को मारो, नफ्स को मारो बोलते, जो नहीं कि तसव्वुफ में जाते हैं या तरीकत, शरीयत और जो हकीकत और इसमें चले जो जाते हैं, वो बोलते नफ्स को मारो। नफ्स को मारने की जरूरत नहीं। आज ये कहते हैं कि लेटेस्ट साइंस ये कहते हैं कि
दिमाग कुछ काम नहीं करते, दिमाग सिर्फ अपने को राय मशवरा देते हैं अपनी पिछले रिकॉर्ड से, अपनी पिछली हिस्ट्री से, अपने पिछले तजुर्बे से। बोस यानी सरदार एक्चुअली दिल है। सरदार क्या है? दिल है। और कुरान में कभी भी कहीं भी कोई भी जगह पे दिमाग का जिक्र नहीं, हर जगह पे दिल का जिक्र है। अब दिल से सोचना, दिल से बातें करना, दिल से काम करना एक अलग चीज है, दिमाग से काम करना, दिमाग से बातें करना एक अलग चीज है। अब हम उसको ज्यादा तशरीह करेंगे नफ्स को। जब सोने को जाते हैं तो हमें दुआ पड़ता है सोने में, जब हम बिस्तर पे लेटता है सोने में तो हम लोग पढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैका, या रब मैं तुम्हारी नफ्स को तुम्हारे हवाले कर दिया। वह नफ्स को हवाले कर रहे, जान को नहीं, रूह को नहीं। यानी कि एक हिसाब से हम बोल सकते हैं मेरी बेदारी, मैं सोने जा रहा हूँ, यानी मेरी बेदारी यानी मेरी होश, मेरी अवेयरनेस मैं तुम्हारे हवाले करने जा रहा हूँ और मैं सोने जा रहा हूँ। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैका, मेरे नफ्स को मैं तुम्हारी हवाले कर रहे, रूह को नहीं। क्योंकि अगर रूह हवाले कर दिया तो आदमी चले जाते हैं, वापस आता ही नहीं, ठंडा हो जाएगी। तो नफ्स एक ऐसी चीज है, वो नफ्सियाती या नफ्सी, ये चीज को थोड़ा और हमको खास तौर से हमारी जो न्यू यंग जनरेशन अगर ज्यादा पढ़ाई की, आज के दौर में बहुत ही एक रिलेवेंट टॉपिक है ये। अभी लोग बड़ा बड़ा जो कहते रहते हैं मेडिटेशन, ये सब एक जगह पे एक मकाम में जाके, जैसे पतंजलि योग या शिव सूत्र, ये सब योग से इन लोग अब एक मेडिटेशन को बताते हैं। तो वो मेडिटेशन का मतलब क्या है मालूम? वो मेडिटेशन का मतलब है अपनी नफ्स को कायम रखने के लिए एक मकाम पे एक इतिदाली हालत में रखने की मशक है, एक्सरसाइज। अब आज आप देखते होंगे दुनिया में सबसे ज्यादा परेशानी इसी से रिलेटेड है। पिछले 50-60 साल पहले हम लोग की फैमिली में कंबाइंड फैमिली का सिस्टम था। आज हर जगह पे कैप्सूल फैमिली हो गया, नफ्सी हो गया, यानी हर आदमी छोटे छोटे माइक्रो फैमिली हो गया, नैनो फैमिली हो गया। कोई चीज बांटता नहीं अपनी तकलीफ को, अपने एहसास को, अपने नफ्स को, कौन किस हालत में। तो आज के दौर में बहुत सारे लोग जो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड कहते हैं, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, ये एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में बिलियंस एंड बिलियंस की कमाई है। दुनिया सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में स्पेंड करता है, कमाने के लिए भी और गंवाने के लिए भी। ये एंटरटेनमेंट क्या है? ये एंटरटेनमेंट ये कि नफ्स को थोड़ा कहीं न कहीं रख दिया, यानी बेहोशी की हालत में जाने के लिए वक्ती तौर पे, ताकि हम थोड़ा सुकून में रहें। दैट इज व्हाट इज एंटरटेनमेंट। इसे हम पिक्चर देखने को गया, 1-2 घंटा पिक्चर में बैठे तो 1-2 घंटा अपनी जिंदगी की बहुत सारे तकलीफ से हम सोच से हम दूर है, वापस फिर हम उसी दुनिया में आ रहे। कुछ लोग शराब पीते, कुछ लोग मंशियात, कुछ लोग मुखद्दरात, ये सब अपने अपने इस्तेमाल इसीलिए करते कि अपनी नफ्स की हरकत को और सुकून को खत्म करके कई सुकून से रहे। लेकिन एक अर्जी है, ये वक्ती सुकून है, इस वक्ती सुकून है। अब आप देखते होंगे आज के दौर में एंटरटेन वर्ल्ड में नए नए एंटरटेनमेंट, आज इंसान बहुत सारे लोग ज्यादातर 6-7 घंटा मोबाइल में रहता है। ये मोबाइल भी एक एंटरटेनमेंट है, या तो वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम में या अपनी इसमें, ये भी एक एंटरटेनमेंट है। अपने दिमाग को, अपने नफ्स को कहीं ना कहीं लाके रखती है। तिब्बी एतबार से नफ्स की हरकत और नफ्स की सुकून क्या है, यानी कि नफ्स की हरकत को क्या कहते हैं? जैसे कि बोलते हैं आदमी फ्यूचर में जाता है अक्सर। फ्यूचर का मतलब कल क्या, परसों की। ये मेरी नफ्स आगे भाग रहे, तो मुझे हमेशा डर और एंग्जाइटी रहती है मेरे साथ। मेरी शाम में क्या होगा, मेरे कल क्या है, मेरे बच्चे को क्या, मेरे घर का क्या, मेरे परसों क्या, मेरे अगले महीने क्या, मेरे अगले साल है। ये मैं आगे भाग रहा हूँ।
इससे इंसान के अंदर एक फिक्र पैदा होता है और कुछ लोग पीछे भागता है माजी की तरफ, वो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं। तो बेसिकली नफ्स के अंदर दो हरकत होते हैं, आगे पीछे आगे पीछे। तीसरा डायमेंशन नहीं है, तीसरा कोई डायमेंशन नहीं। हम कहते हैं कि हाल, क्या कहते हैं कि हाल, मुस्तकबिल और एक माजी। हमारी जिंदगी या तो मुस्तकबिल है माजी है। अगर आप मुस्तकबिल को और माजी को डिलीट कर दिए नफ्स में से तो फिर हम हाल में रहेंगे, तो हम हाल में रहेंगे। इसीलिए कहते हैं सूफी लोग हाल में बहुत इंपॉर्टेंट दिए। जो मोमिन रहते हैं, मुस्लिम नहीं मोमिन, जो ईमान वाले, वो हमेशा हाल में रहता है। वो न मुस्तकबिल में रहते हैं और वो न माजी में रहते हैं, वो हमेशा हाल में रहते हैं। इसलिए तसव्वुफ की एक बेसिक प्रिंसिपल है, तसव्वुफ की एक बेसिक नॉलेज है। कहते हैं कि जो दम गाफिल वो दम काफिर, यानी गाफिल मत होने दो अपने आप को। यानी गाफिल का मतलब अपने नफ्स को न आगे न पीछे, तुम जहां हो वहां रहा करो, तो आदमी को कोई परेशानी नहीं रहती। जैसे अभी मैं मेरी हाल में हूँ, मैं 1 घंटे के बाद में 1-2 घंटे के बाद मैं मेरे अपने आप को मैं नफ्सियाती हरकत सुकून को कैसे मैनेज करता हूँ मालूम। जो मेरे साथ बहुत सारे वाक्य आते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, बहुत सारे कमिटमेंट आते हैं, तो मैं क्या करता है कि अभी कल कुछ है या परसों कुछ है, अगले हफ्ते कुछ शादी है या कुछ देना है लेना, तो मैं सब चीज को काट छाट के मैं ये देखते कि 1 महीना क्या है, कुछ नहीं, अभी अगले हफ्ते का भी छोड़ डालो। अगले हफ्ता तो अगले हफ्ते आएंगे ना, फिर अगले दिन क्या होने वाला, अगले दिन तो कल है ना, उसको भी छोड़ दो। आज क्या है, आज का शाम का भी छोड़ दो, दोपहर का भी छोड़ दो, अभी तक आया नहीं हो। क्योंकि आए बगैर हम हर चीज को, यानी कि जो भी चीज हम दिमाग में सोचते उसमें 99% चीज होता ही नहीं, खाली तकलीफ ही होता है, दिमाग 1% होता है। तो मैं क्या करते, 1 महीने का छोड़ देते, फिर एक दिन 1 हफ्ते का छोड़ देते, फिर 1 दिन में आ जाते, दिन का शाम को छोड़ देते, दोपहर का भी छोड़ देते, फिर सुबह का छोड़ते। तो सुबह में भी मैं हाल में सोचता हूँ कि भाई अभी मैं किस हाल में हूँ, तो मतलब में कुछ सांस मिल रहा है, राइट ना, मुझे तकलीफ में नहीं, तो मैं खुश हो जाता हूँ। भले शाम में तुमको 1 करोड़ का कमिटमेंट दे, लेकिन वो शाम में सोच। जब आप सुकून के तरफ आते हैं, जैसे अभी मुझे कुछ अभी नहीं, अभी तो मुझे राइट ना, मैं बैठा हूँ तुम लोग से लेक्चर दे रहा हूँ, मैं सांस ले रहा हूँ। अभी लेक्चर के बाद में क्या हो, मैं सोचेंगे तो मेरा लेक्चर खराब हो जाएगा, मैं कुछ भी टंग पटंग बने। तो जितना तुमको अपने आप को हरकत नफ्सानी में सुकून में रखना चाहिए, फ्यूचर को डिलीट करते 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 हाल में आ जाए, या पास्ट को डिलीट करते 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 हाल में आ जाए। तब एक मौका, एक मंजर, एक हाल ऐसा रहेंगे तो मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन रहेंगे इन दिस वर्ल्ड में। अब हमने मेडिटेशन के नाम से अपने आप को सुकून में बढ़ता है, लेकिन ज्यादातर लोग जो सुकून में बढ़ते हैं, अगर किसी को बोलो इधर मैं सुकून में बढ़ता हूँ, तो लोग क्या कहते हैं, मतलब सर सुकून में बैठने से ज्यादा तकलीफ होते है कुछ लोग। जैसे नमाज में सुकून के लिए जाते, सबसे ज्यादा सोच नमाज में आ जाते। अगर वो कुछ करते फिरते रहेंगे तो उसकी सोच नहीं आती इतना, यानी सोचना भी वो हाल से हट गया ना। तो जो आदमी अपने आप को सोच में रखता है वो आगे पीछे, तो सबसे ज्यादा तकलीफ में रहता है फिजिकली। तो आगे पीछे रन नहीं बेसिकली, तो हाल में ये अगर सपोज हमने 2 आयाम सीखे, पास्ट एंड फ्यूचर, अब वो साइंस के हिसाब से भी टाइम कहते हैं कि फ्यूचर एंड पास्ट फिजिक्स में बना है वो कंपैरेटिवली, लेकिन कहते हैं कि लेटेस्ट जो सूफी लोग कहते हैं टाइम एक ही हाल, दूसरा वक्त है ही नहीं। दूसरी वक्त ओनली दिमाग में आपके और मेरी, मौजूद में नहीं। तो वक्त सिर्फ एक ही हाल, लेकिन हम हाल में जीना हम सीखा ही नहीं। दुनिया के हर आदमी या तो हाल में मुस्तकबिल में रहते हैं या माजी में रहता है। तो हरकत बदनी नफसानी का कहने का मतलब ये है कि तुम एक्सट्रीम सुकून में भी मत जाओ, तुम एक्सट्रीम हरकत में भी मत जाओ, तुम इत्तिदाल में रहो।
इतदाली हालत, उसी में तुम्हारी सेहत, उसी में तुम्हारी हर चीज उसी के ऊपर दारो मदार है। अब सूफी लोग ने इतनी बड़ी एक बात कही है, जो दम गाफिल वो दम काफिर। तो माइंड को इंसान के लिए जरूरत है, नफ्स को बहुत सारी चीज को कलेक्ट करके, डाटा कलेक्ट करके रखने की, कोई चीज सीखने के लिए, कोई चीज समझने के लिए, सब डाटा के तौर पर दिमाग में बना के रख सकते हैं। लेकिन वो भी आज के दौर के हिसाब से वो भी जरूरत नहीं, क्योंकि दिमाग आप खरीद सकते हैं, दिमाग को आप खरीद सकते, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का मतलब आपको जो चीज चाहिए, अगर पैसा है तो आप दिमाग को खरीद सकते हैं। तो नफ्स के लिए इतनी जरूरत नहीं है। आप बिजनेस करता है, या कोई आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, या कोई परचेज कर रहे हैं, या आप कोई डाटा कलेक्ट करके रखे, या आपको हाफिजी बनने की जरूरत नहीं कि आपकी छोटे मोबाइल के अंदर पूरी 30 पारा कुरान आप हिफ्ज करके मतलब रखने की जरूरत नहीं। मोबाइल के अंदर आप उसको फीड करके रख सकते हैं, तर्जमे के साथ, मुख्तलिफ तर्जमे के साथ। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ रहा है फिर इंसान को? इंसान को एक्चुअली चलाता ही है, लेकिन हम ये समझते इसलिए चलाता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा परेशान किया। और इस एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में हमको या तो सुकून में या तहरीक में लाने के लिए नई नई चीज हमारे सामने छोड़ देते हैं। और ये जो नफ्सियाती जो पॉलिसी है, नफ्सियाती पॉलिसी हर लोग इसको एज ए कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो एंटरटेनमेंट वर्ल्ड ये करते हमको आगे आगे फ्यूचर में जितने भी आप उठा के देखो, हम लोग को फ्यूचर की जो खूबसूरती दिखा के हमको डरा, मतलब एक बेचैनी रखता, तो पिछले स्टोरी दिखा के हमको डराते रहते। शायद मेरे ख्याल से हकीम जालिनूस का या जालिनूस का एक काउल है, इंसान के बारे में कहा है कि इंसान हमेशा गुजरे हुए चीज के ऊपर, मतलब बहुत मतलब पिछले जमाने कितना अच्छा था, अभी कितना खराब है, और आने वाले दौर और कितना प्रॉब्लम हो, ये इंसान के दिमाग में हमेशा रहता है। लेकिन पिछले ईद अच्छे थे, अब की बार ईद खराब गया, अभी आने वाले ईद कैसे होंगे, पहले बिजनेस बहुत अच्छा था, पहले के लोग बहुत अच्छे थे, आज के लोग बहुत खराब है, अभी आइंदा क्या होने वाला है, ये मुसलसल हमारे दिमाग में होते रहते, मुसलसल हमारे दिमाग में, ये दिमाग का एक खेल है। अब आप देखते होंगे मेडिकल फील्ड के अंदर भी ये गेम बहुत जोरों से चालू है। मेडिकल फील्ड के अंदर भी ये जो नफ्सियाती हरकत से खेलता है। अगर सपोज आपने कोई इन्वेस्टिगेशन किया, अगर कोई बीमारी आपको बहुत सारे रिपोर्ट में मिली, या कोई बीमार आए नहीं आपको, तो डॉक्टर क्या बोलेंगे, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लेकिन आगे जाके आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपको कार्डियक प्रॉब्लम हो सकते हैं, आप अभी से दवा स्टार्ट करो, या भी फ्यूचर में लेके जा रहे। एहतियात एक अलग चीज है, या आपको प्रेशर नहीं है, फ्यूचर शायद फ्यूचर में आके आप प्रेशर बढ़ के आप पैरालिसिस हो सकते हैं। वो प्रेशर की दवा खाने वाले भी, कोलेस्ट्रॉल की दवा खाने वाले को भी टाइम में जब वक्त आते हैं तो उनको सब होता है, वो अलग बात है, वो डिस्कशन की बात नहीं कर रहा मैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई एहतियात नहीं करना चाहिए, आगे कुआं है उसमें जाके कूदो नहीं बोल रहा। हर चीज आप उठा के देखो दुनिया में, फ्यूचर के तरफ लेके जाके मुस्तकबिल को दिखा के हमको डरा रहे, और माजी को दिखा के हमको अफसोस करवाते। ये दोनों तरीके से हमारी हाल बेहाल हो गए। यानी हम बोलते हैं ना, बेहाल का मतलब पागल होना, बोलते ना हाल में रहा करो, जो हाल में नहीं रहते उसको मजनून या जुनून या पागल, सेजोफ्रेनिया, मानिया कहते, जो हाल में नहीं रहते। तो मैं समझता हूँ 99.9999% सिर्फ मुत्तकियों को छोड़ के
तकवा वाले को छोड़िए, तकवा वाला हमेशा हाल में रहता है कि वो खाता है तो खाते रहते हैं, जो बोलता है तो बोलता है, जो देखता है वो देखता है, तो हाल में रहता है। सिर्फ मुत्तकी मैं समझता हूँ हाल में रहता है, तो वो तकवे में रहते हैं, वो होश में रहता है, उसको सबका होश है। बाकी मैं समझता हूँ जो होश में नहीं रहते सब खाटे में, सब या तो फ्यूचर में और या पास्ट में। ये दिमाग का खेल है, फ्यूचर एंड पास्ट। हकीकत सिर्फ हाल है। हाल अभी तुमसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात सुन रही है, सिर्फ हाल है। अब आप देखते होंगे इसके अंदर हरकत नफ्सानी और सुकून के अंदर हमने बहुत सारे तकसीम पढ़े नफ्स के बारे में, नफ्स नातिका, नफ्स गैर नातिका, वासे खमसा, बातिना, ये सब हमने बहुत सारे चीज पढ़े। उस सब चीज के ऊपर मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं उसकी प्रैक्टिकल पार्ट, अप्लाइड पार्ट आप लोग से बात कर रहा हूँ, अप्लाइड पार्ट ऑफ नफ्सियत। अब सबसे ज्यादा आजकल आप देखते हैं मेडिकल के अंदर जो बिकने वाले आइटम, यहाँ तक अगर एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर भी अगर आ गए, पेट में जलन, पेट में गड़बड़ भी हो गया, डॉक्टर लोग वेस्टिल, ट्राइका जैसे एंटी एंजाइटी की दवा स्टार्ट करना शुरू कर दी। यानी पुराने जमाने में मैं ये नहीं कहती थी मेरे दिमाग बोल रहे काम करता है, मैं ये बोलते माई गट फीलिंग, मेरी पेट ये कह रहे काम हो जाएंगे, गट फीलिंग। दिमाग और मैदे से कनेक्टेड। तो एंजाइटी से भी पेट खराब हो रहे, एंजाइटी से बहुत सारे हार्मोनल डिसबैलेंस आ रहे हैं। तो एक तरफ हम जब देखते तो हमको ऐसा लगता है कि हर चीज नफ्स से कनेक्टेड है। तो आज जितने भी अच्छे अच्छे कंसल्टेंट है वो हर दवा पे, कार्डियोलॉजी के अंदर हो, बैक में, या समझिए न्यूरोलॉजी में हो, या जीएटी में हो, इवन हर जगह पे वो सुम में एक आध एंटी एंजाइटी या ट्राइका जैसी दवा लिख के दे देते। पूरी अमेरिका जैसी कंट्री में सबसे ज्यादा बिकने वाली साइकियाट्रिक मेडिसिन। और यहाँ साइकियाट्रिक का मतलब सिर्फ पागल है। जैसे यूरोप जैसे कंट्री में साइकियाट्रिक का मतलब हर घर के बच्चे आदमी साइकियाट्रिक के पास विजिट करते हैं अपने आप को, भले अपने आप को कोई प्रॉब्लम नहीं भी रहेगा तो एज ए काउंसिल के तौर पे मुझे कुछ है क्या सोचने के लिए, पूछने के लिए जाते। यहाँ अगर हम कोई किसी ने साइकियाट्रिक के पास गया तो फिर उसके ऊपर एक लेबल लग जाते, भाई वो पागल है, वो साइकियाट्रिक के पास जाता है वो। तो ये चीज याद रखने का, ये चीज की अहमियत आने वाले दौर में और बढ़ते जा रहे हैं। अब आप देखते हैं कि कुछ लोग बड़े बड़े मुल्ला, मौलाना, बाबा, या समझो ये बाबागिरी में क्यों जाते कि वो वहां जाके उनको 2 to 3% सुकून मिल रहा है जो बड़े बड़े डॉक्टर के दवा से नहीं मिलता है। नहीं अपने पीर साहब के सामने जाके बैठे, या समझो कोई अपनी मौलाना के पास जाके बैठे, कहीं ना कहीं उनको सुकून मिल रहा है 2 to 3%। कोई मकाब में, या कोई से पता चला कि वो कहीं अजमेर शरीफ चले गए या किधर चले गए, वो जाके उसको थोड़ा नफ्सियाती सुकून मिलता है। नफ्सियाती बोल रहा भाई, उसमें उसको राहत मिल रहा है, उसमें अकल की कोई दखल नहीं है। अच्छे अच्छे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, बड़े बड़े ऑफिसर भी कभी कभी बाबा के चरण चूमता है। अब बाबा रामदेव क्या है इनके अंदर, लेकिन दुनिया उनको पीछे पागल है, उसने भी नफ्स से खेले, बाकी कोई चीज नहीं। तो हर चीज के अंदर, जैसे अभी आप एक दवा बिकता भी है, अब आप बेच रहे हैं, उसमें भी नफ्सियाती हरकत है। जब तक आप उस चीज को ऐड में नहीं लाएंगे, उस चीज को हर पल उसको लेके नहीं आएंगे, तो चीज बिकेगा ही नहीं। कितने भी बड़ा ब्रांड रहे, ब्रांड किसको कहते हैं? जिसको ब्रांड कहते, जैसे लुई विटॉन है, या सब्यसाची है, या कोई अच्छे अच्छे डिजाइनर, सब्यसाची जैसे डिजाइनर बड़े बड़े कपड़ा सिल रहे, जबकि उससे अच्छे तुम्हारी गांव की कोई टाइलर सिला के देते होंगे। लेकिन ये जो नफ्सियाती तौर पे तुम्हारे अंदर एक ब्रांड क्रिएट करके रखे, वो बिकता है। जैसे मैं आप लोग के उस्ताद है, या उस्ताद के हैसियत से, एक बड़े डॉक्टर के हैसियत से आपके दिमाग में एक चीज बैठ गया, यानी एक चीज बैठ गया, वो चीज आपकी। अब मैं अगर ट्रीटमेंट करूं, मैं पानी भी दूं या मैं कोई नसीहत दूं, तो भी उनके ऊपर वो असर करेगी, क्योंकि नफ्स काम कर रहे हैं, मेरी नफ्सियात, उनकी नफ्सियाती तौर।
तो हर जगह पे खाने पीने से लेके, दवा से लेके, ब्रांडिंग से लेके, अपने अकीदे से लेके हर चीज में नफ्स काम करता है। क्योंकि नफ्स इसलिए काम करते हैं, दुनियावी हर चीज के अंदर, दुनियावी याद रखना एक चीज, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मादी दुनिया में ज्यादातर नफ्सियाती काम करता है, और गैर मादी दुनिया जो कैफियती दुनिया में सिर्फ दिल काम करता है, वो एक अलग दुनिया है। अब आप और हम जब नफ्सियात की बातें करते तो हमने उसको मखसूस कर दिया कि किसी टेंशन न लेना, टेंशन न लेना, या टेंशन की वजह से फलाने बीमारी हो रही। कभी किसी को बोले सर शुगर क्यों होती, तो हम बोल सकते हैं टेंशन की वजह से। बाल क्यों गिर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं टेंशन की वजह से। सर मैं बुढ़ा क्यों हो रहा है जल्दी, और टेंशन की वजह से। मतलब मेरा जुर्रिया क्यों हो रहा है, टेंशन की वजह से। मेरा गैस क्यों हो रहा है, टेंशन की वजह से। हर जगह पे आप वो नफ्सियात को जोड़ सकते हैं। ये सबब लिखता है यूनानी में, एक जगह तो नफ्सियाती तो आता ही है, जिसे साइकोसोमैटिक बोलो, नफ्सियाती बोलो। तो इसमें अहमियत इतना है, हम हर चीज को उसको जोड़ के ट्रीटमेंट के तौर पे, सियाती ट्रीटमेंट के तौर पे हम उसको कैसे जोड़ता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि सिर्फ हमने नफ्सियाती सुनते हैं, हमने एक सिर्फ जैसे रावल्फिया सर्पेंट है जिसको चोटी चांद कहते हैं या सरोल कहते हैं, सरोल सर्पगंधी जिसको कहते हैं, यूनानी वाले एक सिर शिफा बनाए, अफ्रोपिन बनाए, उसमें तिरिया के फिशार बनाए, एक सिर शिफा, दवाए शिफा, सुकून, मुसक्किन, बहुत सारे दवा इस इलाज से बने कि कहीं ना कहीं उनकी नफ्सियाती हरकत को कम करे या एंग्जाइटी को कम करे। लेकिन हर एंग्जाइटी, हर चीज दवा से नहीं होते। आप उनकी प्रॉब्लम को वो किस हाल में, वो फ्यूचरिस्टिक लाइफ जीता है कि या पास्ट में जीता है, और उसको इवैल्यूएट करो। यानी वो सफरावी आगे भागने वाला है क्या, ये सौदावी इंट्रोवर्टेड है क्या, एक्सट्रोवर्टेड है क्या, ये उसकी बनावट में। क्योंकि हर माहौल में, हर मौके में हर आदमी हर अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करता है। कुछ लोग जल्दी रो लेते, कुछ जल्दी गुस्सा करते, कुछ तो हर चीज का मामला जल्दी निकाल देते। हर आदमी के जैसे नहीं होते। इसमें उनकी बॉडी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर जिसको हम कहते हैं कि कंटेंट जिसको हम कहते हैं कि उनकी कैफियत किस मादे से बनी हुई, उसके अंदर क्या मिजाज है, क्या कैफियत है, उसके पर मुनस्सिर है। अगर मुझे कोई वाकया हो गया, वो वाकया मेरे लिए बहुत मायना रखता है, दूसरे को शायद वो मायना नहीं रखता नफ्स के तौर। कुछ लोगों को कोई वाकया उसकी जिंदगी बदल डालता है, कुछ लोगों को जिंदगी खराब कर डालता है। तो इसमें याद रखने का, सफरावी लोग जो रहते हैं, बेसिकली सफरावी और दमवी लोग, दे आर ऑल फ्यूचरिस्टिक रहते हैं। वो हाल में रहता ही नहीं, वो हमेशा क्यूरियोसिटी में रहते हैं, हमेशा एंग्जाइटी में रहते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये हो गया तो ये होगा, ये हो गया तो ये होगा, तो बात की बतंगड़ बना डालेंगे। और जो बलगमी और सौदावी रहते हैं, वो बलगमी हमेशा आगे पीछे भागते रहते हैं, दम्बी भी, सफरा एकदम फास्ट रहते हैं, सौदा एकदम पीछे रहते। तो उसको कोई, उसको कितने भी कुछ भी बोलो, उनकी एक थॉट प्रोसेस रहते हिसाब से चलता है। बाहर की कोई कैफियत उनको छेड़ नहीं सकते। वो जब तक वो सब्जी से भी कोई एक दो सामान लाके रखे इधर में, जब तक मैं ऐसा ऐसा फूके या देखे, वो वहां से हटेगा नहीं। जब तक मैं एक एक्सटर्नल फोर्स उसमें से लगाएगा नहीं, वो जगह से हटेगा नहीं। ये सौदा की थॉट प्रोसेस, दे ऑलवेज लाइक इंट्रोवर्टेड जिसको कहते हैं, और सफरा हमेशा एक्सट्रोवर्टेड रहते हैं। और बलगमी जिगजैग में उसकी नफ्स मूवमेंट होता है, कभी सोच में, कभी गौर फिक्र में, कभी चुप बैठता है, कभी बॉयल हो जाते हैं, कभी बर्फ बन जाते हैं, कभी भाप बन जाते हैं। तो ये बलगम का एक ये हर चीज को कबूल भी करता है, कोई भी टेंशन हम ले लेते हो, फिर कभी टेंशन को संभाल भी लेता है। इतना कैपेसिटी, कैप्चरिंग कैपेसिटी। तो सौदा जल्दी कैप्चर करता भी नहीं, जो कैप्चर करता है उसको छोड़ता भी नहीं। तो नफ्स के हिसाब से, सोच के हिसाब से हम कैटेगराइज अगर करेंगे तो हमको मालूम पड़ेंगे कि ये चार कैटेगरी के लोग, हाउ दे रिएक्ट
with their surrounding. वो सराउंडिंग के हिसाब से क्या उसको रेस्पॉन्ड होता है, इस हिसाब से हमको ट्रीटमेंट के एक ट्रीटमेंट, आप नफ्सियाती ट्रीटमेंट करने से पहले यू शुड लर्न, तुम सीखना चाहिए कि मैं मेरी सामने वाली पेशेंट को हाउ आई विल कन्विंस, या मैं उनको काउंसलिंग कैसे करूं. पुराने जमाने में काउंसलिंग किसको करते थे? ओनली साइकियाट्रिक पेशेंट. मैं हर पेशेंट को काउंसलिंग करता हूँ. एक पिंपल्स का भी पेशेंट आए, एक डायबिटिक का भी पेशेंट आए, एक बाल गिरता है, एक डैंड्रफ वाले भी है, उसको भी मैं काउंसलिंग करता हूँ. पहले नफ्स से परेशान है, मेरी बाल अगर गया तो मेरी शादी का क्या होगा, मेरी पिक्चर का क्या होगा, मतलब सब चीज उसके पीछे सोचता है वो. तो हर आदमी को आपको काउंसिल करने के लिए आप नफ्सियाती तौर पे डिटेल सीखना पड़ेगा. तब आपको समझ में आएंगे कि ये कितना बड़ा समुंदर है. ये नहीं कि नफ्स को मारो, नफ्स को मारो, नफ्स को मारो. नफ्स है क्या चीज? नफ्स तुम्हारी थॉट प्रोसेस, बाकी कुछ नहीं. वो थॉट प्रोसेस को जिस दिन तुम हाल में लेके जाएंगे, फ्यूचर को और पास्ट को तुम डिलीट करेंगे, तुम एक अलग इंसान बन जाएंगे, एक अलग इंसान, एंटायरली डिफरेंट पर्सन. ये चीज तुम तुम्हारे पेशेंट के ऊपर अडॉप्ट कर सकते हैं. कोई भी पेशेंट आते, घुटने की पेशेंट हो, सर्वाइकल का पेशेंट हो, या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, हर जगह पे नफ्सियाती तौर पे अगर डील करेंगे, आज के दौर में सबसे सक्सेसफुल हकीम यू कैन बी, मतलब सक्सेसफुल हकीम बन सकता है. तो मैं एक नजरिया आपके सामने रखा है. ये नहीं कि आपको नफ्सियात क्या, कोई भी आदमी तुम गौर फिक्र करके देखो, नफ्स से परेशान है और किस तरफ वो परेशान, अगर तुमने पकड़ ली तो तुम्हारी मुरीद बन जाएगी, तुम्हारी मुरीद बन जाएगी. क्योंकि वो ये समझता है कि मेरी जो फाइन ट्यूनिंग है दिमाग की, हकीम साहब के पास. तो इसलिए मैं समझता हूँ दवा किसी के लिए काम करता है. इफ यू वांट टू बिकम अ गुड राइट हकीम, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है. जो पेशेंट को काउंसलिंग में कभी कभी आधा एक 2 घंटा कभी कभी पेशेंट को काउंसलिंग करता हूँ, इससे आपको फायदा मिलता है. ओके, आज के लिए इतना काफी है. थैंक यू वेरी मच. टॉपिक अच्छा है इंशाल्लाह. मैं थोड़ा बिजी था, इसलिए मैंने अलाउद्दीन को बोला मैं लेक्चर छोड़ना नहीं चाह रहा, क्योंकि लेक्चर जो सुनता है मेरी लेक्चर, वो कहीं ना कहीं कभी मेरा लेक्चर कभी नहीं छोड़ता. तो उतना सीरियस है उस मैटर को लेके. नफ्सियाती हो सकता है नफ्सियाती हो सकता है, और मैं खुद नफ्सियाती, मैं सोचता कि मैं किसी दिन तुम लोग को पढ़ा नहीं तो मैं भी सोचता कि मेरे दिमाग जंग पड़ जाएंगे. थैंक यू वेरी मच. होप तुम लोग सब सेटिस्फाइड है. आज की लेक्चर की छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर जरा ध्यान दिया करो कि इट्स वेरी अहमियत टॉपिक है. इसके ऊपर जरा ध्यान दो. अगर आपको तसव्वुफ और सूफीज़्म और स्पिरिचुअलिटीज़म में आना चाह रहे हैं, तो ये टॉपिक में इंशाल्लाह में एक सीरीज बनाएंगे, हाउ टू बिकम लाइक माइंडफुलनेस में, या माइंडफुलनेस में कैसे आएंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो तो सर के पास वक्त कम है, 1-2 क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं बस. जी सर, इनकी बात का जवाब दीजिए. बेचारे बहुत परेशान नहीं है अलाउद्दीन साहब, आप ही के काम करने जा रहे हैं सर. सर ये आपका जो ना अर्क को देख रहे थे सर. हाँ सर, इसकी एक्सपायरी देखिए, जो ना क्या कहते हैं कि इसकी एक्सपायरी जो है 8/2023 की है सर. एक्सपायर हो चुका है 8/2023 में. जी सर, अब इसके कमाल बताते हैं आपको सर. हमारी वाइफ पे एलएफटी वगैरह बन गया, अच्छा खासा निकल आया था. तो मेरे पास 2 बोतल पड़ा था, और कासनी और मको दोनों था. तो मैंने उसको दिया, हाथ में लगू कभी माजून दबी दिया सर. तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन में जो है उसका पेट भी सही हो गया, और उसकी जी मतलाने वगैरह था, एलएफटी होता, वो भी बिल्कुल बेहतर हो गया सर. तो आपकी एक्सपायरी दवा सर 8 महीने पहले
हमारे हमने भी पी लिया, उसको पिलाया 8 महीना एक साइड, हम भी पी ले ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी पेट नहीं रहा, इससे सर भूख भी उसको लगने लगी और लैट्रिन भी साफ रहने लगा, पेट तो 3 दिन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अंदर चला गया सर। हेलो, इसमें भी आपको एक माइक सर ऑफ हो गया। इसमें भी आपको एक बड़ी नफसियाती चीज बताता हूँ। आज से तकरीबन 10 साल 15 साल पहले आयुर्वेदिक और यूनानी दवा में कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं लिखता था, कोई कानून ही नहीं था। ओके, अगर हम लोग जब नए नए डॉक्टर बन के आए तो अंदर का या दूसरी कंपनी के ऊपर फंगस आ रहे हैं, ऊपर नहीं के माजून के ऊपर, तो लोग क्या बोलते हैं, यार वो फंगस जो अगर चम्मच से निकाल के खा लो बोलते, और बोलते जितना यूनानी दवा आयुर्वेदिक दवा जितना पुराना होते उतना पावरफुल होते बोल के एक कहावत बना के रखे थे कंपनियों ने। ओके, बाद में क्या क्या धीरे धीरे FDA जो फूड एंड ड्रग ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते जा रहे। अब उसके बाद में 10-15 साल पहले इन लोग के अंदर एक कानून आया कि एक्सपायरी रेट लिखो। पहले क्या करता था, कंपनियां एक्सपायर होने के बाद च्यवनप्राश जैसे 10 साल के अंदर स्टिकर वापस बेच के देती थी कंपनियां, बड़े बड़े स्टिकर निकाल डालो, नया स्टिकर चिपका दो। अभी अर्कियात का 1 साल रखिए 2 साल रखिए, या टैबलेट का अलग है, माजून का अलग है, लेकिन एक हिसाब से सही भी है वो। लेकिन फिर भी याद रखने का, फिजिकल अपीयरेंस जो है ना, दवा का फिजिकल अपीयरेंस सभी खराब हो सकता है, लेकिन उसकी क्वालिटी में शायद खराब होने का चांसेस, मिसाल आपने दिया, जैसे कोई आपके पास एक टैबलेट है, टैबलेट टूट गया तो देखने में हमको क्या लगेगा, टूटने से उसकी खासियत खत्म हो जाएगी, टूटने से उसकी फिजिकल क्वालिटी मकाम के हिसाब से, जगह के हिसाब से खराब हो गया, लेकिन उसकी कंडन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बीच में मैंने एक आर्टिकल पढ़े थे, शायद मैं देखता हूँ कहीं कि उसमें लगा कि ये जो यूरोपियन मेडिकल कंपनी की एक पॉलिसी था, एक एक्सपायरी डेट लाया जाए ताकि दवा बिके न बिके, दवा मार्केट में चलते रहे, यानी मरीज भी 1-2 साल के अंदर वो दवा फेंक दे, भले दवा फेंकने की लायक मतलब एक्सपायरी होगा ही नहीं, लेकिन हमारे अंदर नफसियाती तौर पे लिख के रखे भाई 1-2 दिन एक्सपायर हो गए, खाएगा तो प्रॉब्लम है। तो बेसिकली अगर फंगस नहीं आए दवा में, या उसके अंदर दूसरा कोई चेंजेस अगर नहीं आए, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर इतना कोई नुकसान तो नहीं होगा। एनीवे, उसका मिसाल तो आपने दे भी दी है, उसके मतलब उसकी सबूत आपने जी दे दिया। क्या पुराने जमाने में सर, ये बहुत 5 साल पुराना है, ऐसे माजून जितना उम्र दराज होंगे उतना माजून में कैफियत बढ़ता है बोलते थे हकीम लोग पुराने जमाने। सर माइक ऑफ हो गया आपका, चलो बाकी और अस्सलाम वालेकुम सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी सर, आई एम फ्रॉम दिल्ली सर। एक्चुअली मैं कुछ पेशेंट्स के अंदर जिनको हाइपर एसिडिटी होती है या फिर बहुत ज्यादा हेपेटाइटिस होता है, हार मर्ज है, तो सर इसके अंदर हल्के कास्ट कुछ पेशेंट्स के अंदर यूज किया मैंने, हल्के मको यूज किया सर। कुछ पेशेंट्स को रिलीव होता है और कुछ पेशेंट्स बताते हैं एक्सेसिव बर्पिंग, बहुत ज्यादा गैस बढ़ गई है। सर मैं इसमें जानना चाह रहा था, ये इस तरह से क्या फिनोमेना है, ये कुछ समझ नहीं आया मेरे से। बेसिकली ये प्रॉब्लम इसलिए होते है कि बेसिकली प्रॉब्लम मिजाज का होता है, वो याद रखना। समझा, बहुत सारे जगह पे मिजाज में इतनी इख्तिलाफ है, क्योंकि हम लोग, मैं मुरक्कब के ऊपर भी किताब लिखना चाह रहा हूँ मिजाज के ऊपर, लेकिन मुरक्कब के अंदर भी जैसे उशबा को गरम लिखा है यूनानी वाली, और आयुर्वेदिक वाला सरसपरिल्ला जिसको हम गर्मी के मौसम में ठंडा शरबत के तौर पे, पूरी की पूरी आयुर्वेदिक पैटर्निटी उशबा को ठंडक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए वो हमेशा जैसे खून को मतलब सफरावी मर्ज में ज्यादातर उशबा इस्तेमाल करते हैं, सफरावी और दम्बी मर्ज, कि ये ठंडा मिजाज है। मक्को के बारे में भी ऐसा कुछ जगह पे एक समझे मिजाज की इख्तिलाफ है, कुछ जगह पे मुतदिल, कुछ जगह पे अलग अलग मिजाज रखे। तो मैंने अक्सर ये देखा, जिसे आपने बताया कि मिजाज, अगर जो मर्ज का मिजाज छोड़ो, मरीज का भी मिजाज में इसके बड़ा दखल है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि भाई जैसे एक आदमी दम्बी गर्म मिजाज का, आपने सफरा कंफर्म कर दिया, लेकिन वो सफरा नहीं हो सकता, लेकिन आपकी डायग्नोसिस परफेक्ट है, वो गर्म मिजाज की सफरा नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सफरा, लेकिन वो दम्बी है। और दम्बी और सफरा दोनों एक जैसे मिजाज वाले, दोनों एक मिजाज के हार है, लेकिन दोनों में कैफियत में फर्क क्या मालूम, एक में रुतूबत है, एक में यबूसत है।
जैसे हम लोग नहीं कि आजकल क्लाइमेट के बारे में कहते हैं, जो क्लाइमेट में हमेशा हम लोग कहते हैं बहुत गर्म हो रहा है आजकल हर जगह पे यूनानी प्रिंसिपल इस्तेमाल करने लगा, ह्यूमिडिटी बढ़ गया, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमिडिटी? रुतूबत। अब जो ऋतु भी गर्म है उसमें पसीना निकलता है, जैसे केरल में दुबई जाके इससे ज्यादा गर्म हो गया, वहाँ पसीना नहीं आता कि वहाँ हार याबिस है या हार रतब है, जबकि दोनों गर्म है, लेकिन दोनों की जो नेचर है, क्वालिटी है, जमीन आसमान का फर्क है। तो हमेशा आज आप ये निकाल के देखो मोबाइल में क्लाइमेट केयर में, तो बोलेंगे इतना % ह्यूमिडिटी, यानी आपकी माहौल में पानी की कंडन इतना बढ़ चुकी, इसलिए गर्मी इतना बढ़ रहा है। जैसे जैसे खत्म होते मतलब ह्यूमिडिटी, गर्मी भी उस हिसाब से कम, जब से गर्मी कम नहीं हुआ ह्यूमिडिटी कम होने की वजह से ऑटोमेटिकली गर्मी कम हो जाता है। इस हिसाब से अगर आप कोई भी मक्कू कासनी वगैरह इस्तेमाल भी करते हैं तो पेशेंट की जो जाती मिजाज भी उसके अंदर बड़ा दखल है। डॉक्टर साहब ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो भाई, इंशाल्लाह अगले हफ्ते पकड़ेंगे इंशाल्लाह।